माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यांजलि एक्सीलेंस। जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी अभी एक चैप्टर फिनिश किया है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। डिटेल डिस्कशन किया है, सिंपल लैंग्वेज में डिस्कशन किया है। कोई डाउट आई थिंक आपको नहीं होगा। अगर डाउट होता भी है तो प्लीज आप मुझे कमेंट में कमेंट किया करिए। मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करती हूँ। ओके, सो आज जो है हम इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ एक्सरसाइज सेशन। सो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, है ना। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक्सरसाइज सेशन है। ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है, कंप्लीट सॉल्यूशन इन सिंपल लैंग्वेज। ओके, सो अब हम एक्सरसाइज की तरफ अपने बढ़ रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। हार्मोन्स के बारे में हमने बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आपसे डिस्कस किया है। अभी रिसेंट वीडियो में ही हमने फाइटो हार्मोन्स को बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है, डिटेल पढ़ा है, तो बिल्कुल आपके माइंड में बिल्कुल चल रहा होगा सारी चीजें, है ना। बायोलॉजी विलेट में हमने यही तो पढ़ा था। अभी अभी पिछले वीडियोस में सारे हार्मोन्स के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था। क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑप्शन इज इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन जो है वो ह्यूमन हार्मोन्स है, ठीक है, ह्यूमन में सिक्रीट होता है। ये तो नहीं है हमारे प्लांट हार्मोन्स। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन भी ह्यूमन में ही होता है, जो कि थायराइड ग्लैंड से हो रहा था, ठीक है। ये एस्ट्रोजन है, ये फीमेल हार्मोन्स है, ये भी नहीं है। हमारा ऑप्शन जो है डी, वो राइट आंसर है, साइटोकाइनिन, ठीक है। साइटोकाइनिन कैसा क्या है? हमारा प्लांट हार्मोन है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। जो टू न्यूरॉन्स के बिटवीन में गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिनैप्स बोलते हैं, है ना। हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, फुल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपसे डिस्कस किया था। डेंड्राइट जो होता है उसके ऊपर वाला पार्ट होता है जो साइड साइड से निकला था, फर जैसा, फर लाइक थोड़ा थोड़ा दिखता था आपको। साइड साइड से ब्रांचेस निकली हुई थी छोटी छोटी न्यूरॉन्स में, उसको हम डेंड्राइट्स बोल रहे थे। जो रिसेप्टर का काम कर रही थी, जो रिसीव कर रही थी इंफॉर्मेशन को। और सिनेप्स क्या होता है? जो गैप होता है दो न्यूरॉन के बीच में, उसको सिनेप्स बोलते हैं। और नेक्स्ट इज अवर एक्सॉन। जो नर्व का एंड पार्ट था उसको हम एक्सॉन बोल रहे थे। इम्पल्सिस जो जा रहा था, वो हमारा इंफॉर्मेशन जो कंडक्ट हो रहा था, उसको हम इम्पल्स बोल रहे थे। ओके, आंसर जो हमारा इस क्वेश्चन का है वो है हमारा सिनेप्स। आंसर के साथ साथ चारों ऑप्शन को हमने डिटेल में फिर से रिवाइज कर लिया है, ताकि कुछ भी आपके माइंड से मिस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो हमारा ये ब्रेन है वो किस किस चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट इज थिंकिंग, हाँ हाँ बिल्कुल, थिंक तो हम ब्रेन से ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, ये हार्ट बीट को भी रेगुलेट करता है। बैलेंसिंग द बॉडी, बॉडी को बैलेंस करता है। एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द एबव। आंसर हमारा जो है ऑल ऑफ द एबव है, बिकॉज ब्रेन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है जितने भी ऑप्शन में दिए गए हैं। आंसर हमारा जो है वो डी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर इन आवर बॉडी? थिंक ऑफ सिचुएशंस वेयर रिसेप्टर डू नॉट वर्क प्रॉपरली, व्हाट प्रॉब्लम आर लाइकली टू अराइज। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारी बॉडी में रिसेप्टर जो होते हैं उनका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में। जो बाहर से स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं उसको हम रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है। और अगर वो प्रॉपर फंक्शन ना करे तो हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं। अगर मान लीजिए, मैं पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद हम आंसर रीडिंग करेंगे। ओके, क्या है कि जो हमारा रिसेप्टर होता है, जो हमारे रिसेप्टर लाइक स्किन है, अगर हमने हीट हीट को टच किया और हमको पता लग गया कि ये हीट है, हमने हैंड विड्रॉ कर लिया। अगर हमारा रिसेप्टर स्किन अगर हमको ये फील ना दे, ये हमको बताए नहीं कि क्या हो रहा है हमारे साथ, इंजरी हो जाएगी, हमको पता भी नहीं लगेगा और हमारा लाइफ सर्वाइविंग अच्छे से, मतलब हमारी लाइफ का बैलेंस बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, मतलब हम इंजर्ड हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें कोई सिग्नल ही नहीं मिलेगा बाहर, ठीक है। अब हम आंसर राइटिंग पे देखते हैं कि हमें किस तरीके से आंसर लिखना है अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो। रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट इन सेंस ऑर्गन, ठीक है। जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स है, हमने 5 सेंस ऑर्गन्स आपसे डिस्कस किए थे, आईज, नोज, ईयर, ठीक है। और हमारी स्किन, आईज, नोज, ईयर, स्किन हो गई, और भी 5 रिसेप्टर्स थे, हमारे टंग है, ठीक है। ये सब रिसेप्टर्स है जो कि रिसीव करते हैं बाहर से स्टिमुलाई को। रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट इन सेंस ऑर्गन दैट डिटेक्ट स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरमेंट।
if receptors do not function properly the information is not transmitted, तो information जो है वो transmitted नहीं होगा efficiently to the brain तक और spinal cord तक हमारे जो है नहीं जा पाएगा सिग्नल। तो क्या होगा, जब सिग्नल नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, ठीक है, लीडिंग टू डिलेड और नो रिस्पॉन्स, तो हमको देर लगेगी रिस्पॉन्स करने में या तो फिर हम रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाएंगे। दिस कैन कॉज हार्म, इससे हमको हार्म होगा। एग्जाम्पल, डैमेज स्किन, हमारी स्किन जल सकती है, अगर हमने हीट को टच किया तो हमारी स्किन डैमेज होगी, हम जल सकते हैं। मे फेल टू डिटेक्ट हीट, और हम हीट को डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे कि ये चीज जो है ये गर्म है या ठंडी है, हमें कुछ पता ही नहीं लगेगा क्योंकि हमारा रिसेप्टर जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। रिजल्टिंग इन बर्न्स, तो रिजल्ट में क्या होगा भाई, गरम गरम चीज हम छू देंगे, हमको पता ही नहीं लग रही है तो हम जल जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। व्हेन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, आई थिंक आंसर बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सो आंसर आपको क्या राइट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, मैंने पहले भी मैंने जब आपसे डिस्कस किया था चैप्टर में न्यूरॉन के बारे में, तो मैंने बोला था कि आपसे कि जो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने के चांसेस रहते हैं, मतलब बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है ये, एकदम 100% वाला है, बहुत जबरदस्त है, ठीक है। तो इसको तो आपको बिल्कुल माइंड में फिट ही रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ठीक है। और इसको ड्रॉ करने की प्रैक्टिस रिवीजन में करते रहना है, जब भी आप इस चैप्टर को रिवाइज करिए तो ये जो डायग्राम है उसको भी एक दो बार ड्रॉ करके रिवीजन जरूर करिए, ठीक है। अदरवाइज फिर एग्जाम आएगा और आप टेढ़ा उल्टा आड़ा टेढ़ा न्यूरॉन बना दोगे, लेबलिंग भी नहीं कर पाओगे। लेबलिंग करना है तो बहुत मस्त है, ठीक है। सो प्लीज आप अपने प्रैक्टिस में इस सब चीजों को हैबिट में लाइए बिल्कुल, और बिल्कुल कंसिस्टेंट होके स्टडी पे फोकस करके चीजों को रिवाइज करते रहिए ताकि आपका रिजल्ट बिल्कुल बेहतर आए। ओके, और बाकी आपके लिए मेहनत करने के लिए मैं हूँ, कंटेंट रेडी करने के लिए मैं हूँ, सो आप मेरे साथ चलते रहिए बस, ठीक है। और हाँ, पिछली वीडियोस जो आपने वॉच नहीं की है सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारी वीडियोस को वॉच कीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर किया करिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, ताकि वीडियो डेली बेसिस पे आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। सो क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो बोल रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है और उसका फंक्शन एक्सप्लेन करना है। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं, ये आपको कम से कम इस तरह से बिल्कुल ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। और फंक्शन क्या होता है न्यूरॉन्स का, द फंक्शन ऑफ नर्व सेल्स इज टू कैरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। न्यूरॉन क्या करता है, कैरी करता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में, ओके, विच आर कॉल्ड नर्व इम्पल्सेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो न्यूरॉन से जाते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्सेस बोलते हैं, ठीक है। और सेल्स रिसीव्स स्टिमुलस टू सेंड इट टू स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन एंड कैरी द मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू द टारगेट ऑर्गन, ठीक है। हमने रिफ्लेक्स आर्क भी आपसे बिल्कुल डिस्कस किया था, अच्छे से डिस्कस किया था, सो उसमें भी हमने आपको शो किया था क्या होता है कि पहले जो है स्टिमुलाई रिसेप्टर जो है रिसीव करता है, उसको वो सेंड करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन जो है रिसीव करता है, फिर उसके बाद उसको मैसेज सेंड वहां से करता है मोटर ऑर्गन्स को, फिर वो अपना एक्शन देते हैं जो भी उनको एक्शन देना होता है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया आपसे, फंक्शन न्यूरॉन का राइट करना है आपको और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। नेक्स्ट इज जो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डज फोटोट्रोपिज्म ऑकर इन प्लांट्स, फोटोट्रोपिज्म कैसे प्लांट्स में होता है वो आपको डिस्क्राइब करना है। और हाँ, इसके साथ आप फोटोट्रोपिज्म का पिक्चर जरूर ऐड कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ऐड करना ही है, ओके। सो आंसर में हम लिखेंगे कैसे होता है फोटोट्रोपिज्म, हमने बिल्कुल डिस्कस किया है आपसे डिटेल में। द मूवमेंट इन द एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट ड्यू टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। लाइट की तरफ जो भी हमारा मूवमेंट होता है प्लांट का उसको हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। द शूट्स ऑफ प्लांट शो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, हमने डिस्कस किया था। शूट जो है वो लाइट लाइट की तरह मूव होती है, ग्रो करती है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। एंड रूट शोज निगेटिव फोटोट्रोपिज्म, जो रूट होती है वो निगेटिव फोटोट्रोपिज्म करती है, शो करती है, बिकॉज वो कहाँ ग्रो करती है, जस्ट
अपोजिट डायरेक्शन में लाइट के ग्रो करती है, तो ये नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म है, ठीक है। फोटोट्रोपिज्म इन प्लांट्स ऑकर ड्यू टू द हार्मोन ऑक्सीन, ठीक है। ऑक्सीन हार्मोन के कारण ही फोटोट्रोपिज्म जो है होता है, ठीक है। हार्मोन ऑक्सीन, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन वन साइड ऑफ ए प्लांट, हमने एकदम बिल्कुल डिस्कस किया था आपसे, एक पिक्चर के डायग्राम के थ्रू डिस्कस किया था। वो वीडियो अगर आपने सीन नहीं किए ना, वॉच नहीं किए, सो प्लीज आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो को वॉच कीजिए। मोमेंट्स इन प्लांट एंड फाइटो हार्मोन्स है, ठीक है, आप जरूर वॉच कीजिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन रिलेटेड है, सारे क्वेश्चन जितना भी हमने डिस्कशन किया है सारे क्वेश्चन से रिलेटेड ही है, ठीक है। सो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन वन साइड ऑफ अ प्लांट, जब लाइट एक साइड में प्लांट के फॉल हो रही थी, तो जो ऑक्सीन था ना वहां पे, वो ऑक्सीन दूसरी साइड में, शेड की साइड में शिफ्ट होने लगा था, ठीक है। और शेड की साइड शिफ्ट होता है तो वहां पे इलांगेशन चालू हो जाती है, और जो वो जो स्टेम थी वो बेंड हो जा रही थी लाइट की तरफ, ओके, ठीक है। हमने बिल्कुल डिटेल डिस्कशन किया था। द सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीन हार्मोन इज मोर इन द पार्ट अवे फ्रॉम द लाइट, लाइट से दूर होता है सिक्रीशन ऑक्सीन का, हेंस ऑक्सीन कॉजेस ग्रोथ इन लेंथ, ठीक है। प्लांट में ग्रोथ करता है लेंथ में ऑफ द सेल्स इन द शेड पार्ट, जो शेड में होता है पार्ट, ओके, जो छाया में पार्ट होता है। सो द प्लांट अपीयर्स टू बेंड टुवर्ड्स द लाइट। उसमें इस जो आंसर है इसमें आपको वो डायग्राम जरूर ऐड करना है जो मैंने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में आपको दिखाया है, ठीक है। अगर आप वो डायग्राम ऐड करते हो, सो आपका आंसर एकदम जबरदस्त आंसर होने वाला है, ठीक है। और ऐड करना ही है प्लान, सॉरी, डायग्राम को, ठीक है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इजी डायग्राम है, बिल्कुल इजीली आप ड्रॉ कर लेंगे, कोई भी इसमें ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। So next is our question number 7. Which signals will get disrupt in case of spinal cord injury? जब आपके स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हो जाए, तो आपका कौन सा सिग्नल ऐसा है जो डिसरप्ट हो जाएगा, काम नहीं करेगा? तो हम आंसर देखते हैं इधर। आंसर है ऑल द इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शंस ऐसे होते हैं जो हमारी बिना इच्छा के होते हैं, ठीक है। बिना हमारे विल के जो एक्शन होते हैं उनको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है आपसे, अगर वीडियोस आपने वॉच नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर सी वीडियो को वॉच कीजिए, ओके। नर्वस सिस्टम में हमने डिस्कस किया है इसको, ठीक है। जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगी। फिर रिलैक्स एक्शंस विल बी डिस्टर्ब, जो रिलैक्स वाली रिफ्लेक्स एक्शन भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। जो हम रिफ्लेक्स एक्शन दे रहे थे, रिफ्लेक्स एक्शन कैसा था? ऐसा एक्शन जो बिल्कुल क्विक हम देते हैं, ओके। लाइक हमने हीट ऑब्जेक्ट को टच किया और बिल्कुल क्विक रिस्पॉन्स जब हम देते हैं तो उस एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सेस आर लोकेटेड इन द स्पाइनल कॉर्ड, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो सब हमारे स्पाइनल कॉर्ड में लोकेटेड होता है। तो देयरफॉर द क्विक रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड टू सेफ गार्ड द बॉडी विल नॉट टेक प्लेस, ठीक है। जो हमारा सेव करने के लिए, हमारी लाइफ को सेव करने के लिए जो क्विक रिस्पॉन्स होता है हमारा, वो भी नहीं हो पाएगा ठीक से। सो समझ गए होंगे आंसर में आप कि अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होगी तो हम अपना इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ओके। आंसर राइटिंग में पॉइंट वाइज ऐसे ही आप आंसर लिखना है आपको, ओके। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेट ऑकर इन प्लांट? कैसे? हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑकर इन प्लांट? केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में कैसे होता है वो हमको डिस्कस करना है यहाँ पे, ओके। कैसे होता है वो बताना है। नेक्स्ट आंसर जो हमारा, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ प्लांट हार्मोन, ठीक है। हार्मोन्स हमने बिल्कुल अच्छे से आपसे डिस्कस किया है। इन द मोस्ट ऑफ द रीजन्स वर डिवीजन टेक्स प्लेस, जहां जहां प्लांट में डिवीजन होता रहता है सेल में, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक और रीजन्स। मेरिस्टेमेटिक रीजन कहाँ बोलते हैं? जहां पे प्लांट में ग्रोथ होती रहती है उसको हम मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं, जो लेंथ में बढ़ता रहता है उसको मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं, ठीक है। स्टिमुलाई सेल सिक्रीट केमिकल कंपाउंड लाइक हार्मोन्स। These substances identify the information by the stimulating the other nearby cells and communicating the information, ठीक है। ये जो हार्मोन्स होते हैं यही इनको हेल्प करते हैं प्लांट को कोऑर्डिनेशन करने में, ठीक है। जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्हाट इज द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म? क्या नीड होती है, ठीक है।
सिस्टम की, किस सिस्टम की नीड होती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक ऑर्गेनिज्म में? ओके, आंसर हमारा है an organism needs control and coordination system for the following functions. किस लिए होता है उनके अंदर control and coordination? So, to save the body of the organisms from the harmful changes in the environment. जो भी harmful changes हो रहे हैं environment में, उससे उनकी बॉडी को सेव करने के लिए कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस, कोई भी एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसकी स्पीड को कंट्रोल करने का काम करता है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। ओके, एंड नेक्स्ट इज to have the capability to think and learn for responding to any stimuli। हम क्या, हमारे अंदर कैपेसिटी डेवलप हो जाती है कि हम किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट में क्या रिएक्शन या क्या रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट टाइम में पता नहीं है, जैसे एक बच्चा है, मान लीजिए छोटा बच्चा है, वो नहीं जानता कि गर्म चीज कैसी होती है, वो गलती से एक बार टच करेगा, बट अगेन जब वो टच करने जाएगा तो उसके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाएगा कि ये चीज हमें टच नहीं करनी है, ये हमारा जो है बहुत हमारे लिए हार्मफुल है। तो ये डेवलप कौन करता है हमारे अंदर? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम डेवलप करता है। ओके, next is question number 10 is how are involuntary actions and reflex actions different from each other? ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना है, इनवॉलेंट्री एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन। चलिए पढ़ते हैं अब हम डिफरेंस कैसे लिखेंगे। ओके, सो those actions which occur immediately without any thinking are called involuntary actions। ऐसे actions जो immediate होते हैं, बिना thinking के होते हैं, उस टाइप के एक्शन को हम बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस, ठीक है, ऐसे एक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इमीडिएट रिस्पॉन्स टू एन इवेंट विच डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग बाय ब्रेन। जो बिना सोचे समझे हम एक्शन करते हैं उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ये बहुत ही क्विक होता है, ठीक है। और नेक्स्ट, इनवॉलेंटरी एक्शंस आर कंट्रोल बाय द मिड एंड हिंड ब्रेन। ओके, जो इनवॉलेंट्री एक्शन होता है वो कौन कंट्रोल करता है? हमारा मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। और रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारा पीछे स्पाइनल कॉर्ड है उसके द्वारा हमारा रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल होता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस के जो एग्जांपल्स है वो है ब्रीदिंग, बीटिंग ऑफ हार्ट एक्सेट्रा। एंड जो रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जांपल्स है वो है स्नीजिंग, कफिंग एक्सेट्रा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कंपेयर एंड कंट्रास्ट नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। कंपैरिजन करना है आपके नर्वस सिस्टम और हार्मोनल मैकेनिज्म, दोनों कैसे कैसे वर्क करते हैं, दोनों का कंपैरिजन आपको करना है। नर्वस सिस्टम क्या काम करता है और हार्मोनल मैकेनिज्म क्या काम करता है। ओके, सो नर्वस मैकेनिज्म जो होता है इट इज अ फास्ट प्रोसेस, बिल्कुल फास्ट प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हमने हीट को टच किया, ऑब्जेक्ट को टच किया, तुरंत सिग्नल गया ब्रेन तक, और ब्रेन से सिग्नल आया हमारे मसल्स तक कि हमको क्या रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। और जबकि इन हार्मोनल मैकेनिज्म क्या होता है, इट इज अ स्लो प्रोसेस। हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं, ब्लड में जाके मिल जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में, फिर वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं, फिर वहां पे अपना एक्शन दिखाते हैं, ठीक है। सो ये स्लो प्रोसेस होता है हार्मोनल मैकेनिज्म। ओके, नेक्स्ट इज द आर्टरीज एंड ग्लैंड्स आर अफेक्टेड। ये जो नर्वस मैकेनिज्म है इसमें हमारी आर्टरीज एंड ग्लैंड जो है अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। और ये जो हार्मोनल मैकेनिज्म है इसमें इट अफेक्ट्स द टारगेट ऑर्गन, रिलीज कहीं और से होता है हार्मोन, बट वो अफेक्ट किसी और ऑर्गन को करता है, टारगेट किसी और ऑर्गन को करता है। ओके, नेक्स्ट इज इट ट्रांसमिट इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। ये जो नर्वस मैकेनिज्म चलता है इसमें जो इम्पल्सेस होती है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसमिट होती हैं, और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये इट ट्रांसमिट इन द केमिकल फॉर्म और ब्लड स्ट्रीम में मिलकर आपके ये पूरी बॉडी में या मतलब टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं। ओके, इट डज नॉट कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, नर्वस सिस्टम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल नहीं करता है, वाइल इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म। हार्मोनल मैकेनिज्म जो है वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। हमने बिल्कुल डिस्कस किया था, हमारा थायराइड ग्लैंड जो था थायरॉक्सिन रिलीज कर रहा था, वो भी हमारे बॉडी में हमारे मेटाबॉलिज्म को
क्या कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था। ओके, नेक्स्ट इज ग्रोथ इज नॉट अफेक्टेड। नर्वस मैकेनिज्म में ग्रोथ का इफेक्ट, कुछ अफेक्ट नहीं होता ग्रोथ में। ओके, हमारी ग्रोथ जैसी चल रही वैसी ही चलेगी। और ये जो हार्मोनल मैकेनिज्म है, इससे जो है ग्रोथ अफेक्ट होता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन व्हिच मूवमेंट टेक प्लेस इन सेंसिटिव प्लांट्स एंड मूवमेंट इन आवर लेग्स। ठीक है, हमारे लेग्स में जो मूवमेंट होता है वो, और सेंसिटिव प्लांट लाइक मिमोसा, टच मी नॉट, हमने पढ़ा था, डिटेल पढ़ा था। ठीक है, जिसको टच करते ही उसकी सारी लीव्स जो है वो श्रिंक हो जाती है, फिर उसको कुछ देर बाद वो फिर से ओपन हो जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग प्लांट है, हमने डिस्कस किया था आपसे। ठीक है, तो इन्हीं दोनों में हमको डिफरेंस बताना है। सो मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट इन लेग्स ऑफ ह्यूमन। ओके, the leaves of a sensitive plant like mimosa are sensitive to touch, टच करने के लिए, टच के लिए वो सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, और legs is in control of nerve muscle, और ये जो लेग होती है हमारी, वो हमारे किसके कंट्रोल में होती है, नर्व मसल्स के कंट्रोल में होती है। ओके, और नेक्स्ट है जो है, इट इज नॉट कंट्रोल बाय एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। ये जो सेंसिटिविटी होती है इस प्लांट की, वो किसी भी पार्ट के प्लांट से कंट्रोल नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं होता है प्लांट्स में, कोई पार्ट ऐसा स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता है प्लांट में जो कि उसको कंट्रोल कर सके। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ह्यूमन में इट इज कंट्रोल बाय द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं जो सारी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। ओके, next is in this cells change their shape or no or sorry, in this cells change their shapes on changing the amount of water in them। जो प्लांट में जो भी चीजें होती हैं, शेप चेंज होता है, वो किसके द्वारा होता है, वो वाटर के कारण होता है। ओके, उनमें वाटर ही होता है जो सारी चीजों को कंट्रोल करता है। हमने स्टार्टिंग में जो अभी रिसेंट वीडियो हमने डिस्कस की थी, उसमें हमने आपको कंपैरिजन में बताया था एनिमल्स एंड प्लांट्स के कोऑर्डिनेशन का कंपैरिजन हमने आपको बताया था। ठीक है, तो आप अगर नहीं देखे हैं वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा। ओके, और इसमें क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ मसल्स, हमारी मसल्स को हम आराम से मूव करते हैं और इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, और अमाउंट ऑफ वाटर हैज नो अफेक्ट ऑन द मूवमेंट्स ऑफ मसल, हमारी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ वाटर है उस पर कोई अफेक्ट नहीं होता है। ओके, next is the movement in a sensitive plants are nestic movement। जो सेंसिटिव प्लांट का मूवमेंट होता है वो नेस्टिक मूवमेंट होता है। नेस्टिक मूवमेंट हमने एकदम डिटेल में आपसे डिस्कस किया था। ऐसा मूवमेंट होता है जो नॉन ग्रोथ होता है, जिसमें कोई ग्रोथ नहीं होती, नॉन डायरेक्शनल होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, और क्विक मूवमेंट होता है। ठीक है, और जो लेग्स में मूवमेंट होता है ह्यूमन के, द मूवमेंट ओवर लेग्स इन ड्यू टू द वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। हम जब चाहे तब अपने पैर को हिला सकते हैं, अपनी इच्छा से हिला सकते हैं, दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, समथिंग एल्स जो भी कर सकते हैं, स्पीकिंग, जो भी स्कीपिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं अपने पैर का। ठीक है, ये हमारी वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है। ओके, सो अभी हमने ये आंसर डिस्कस कर लिया आपसे। नेक्स्ट जो हमारा है, सारा हमारा खत्म हो चुका है, आपके एनसीईआरटी का जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो सारे हमने एक्सप्लेन कर दिया आपसे। अब जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो आपको एग्जाम ओरिएंटेड आपको बताने वाले हैं डायग्राम्स की, क्या क्या आपको इस चैप्टर में कौन कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट है जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, और माइंड में रखना है कि हाँ ये डायग्राम एग्जाम में आएगा, तो इसको हमको माइंड में रखना है। लेबलिंग क्या क्या करनी है सब डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। ओके, सो फर्स्ट जो हमारा डायग्राम है वो फोटो ट्रेपिज्म का है। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बोला, ये देखिए ऑक्सिन, अभी आंसर भी हमने डिस्कस किया था, उसमें आपको यही पिक्चर ऐड करनी है। ओके, सो मैंने पिक्चर भी ऐड की है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो उसकी डायग्राम आपको बनानी कैसी है वो भी मैंने ऐड किया, ताकि आप मेरी वीडियो से देख के डायग्राम की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, सो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ दिस, ये आपको फोटोट्रॉपिज्म का ड्रॉ करने के लिए एग्जाम में आएगा, तो आपको लेबल क्या क्या करना है, लाइट सोर्स, फिर शूट टिप, ये आपकी शूट टिप है, जो टिप है ऊपर की तरफ उसको हम शूट टिप बोल रहे हैं। ऑक्सीन का मूवमेंट, यहाँ पे ऑक्सीन का मूवमेंट शो हो रहा है। ठीक है, ये दोनों ऑक्सीन के मूवमेंट शो हो रहे हैं, ये आपको बताना है।
ठीक है। और बेंडिंग डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में बेंड हो रहा है प्लांट, वो भी आपको दिखाना है। जिस डायरेक्शन में ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है और जिस डायरेक्शन में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वहीं पे क्या होगा, ग्रोथ होगी और वहीं पे बेंड हो जाएगा प्लांट। ओके। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो हमारा ह्यूमन ब्रेन का है। हमने डिटेल डिस्कस की है भैया खोपड़िया के बारे में। जिसने नहीं देखी है वीडियो प्लीज वॉच करना। ठीक है। ह्यूमन ब्रेन हमने बिल्कुल डिटेल डिस्कस किया है आपसे। ठीक है। तो उसमें लेबल क्या क्या करना है आपको, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड टॉप एंड ऑफ स्पाइनल, ये मेड्यूला। ठीक है। ये मेड्यूला जो लास्ट पोर्शन हमारे ब्रेन का है वो मेड्यूला है। ठीक है। ये कनेक्टेड हो जाता है फिर स्पाइनल कॉर्ड से। ओके। ये आपको लेबल करना है। ठीक है। समझ में आ गया। ह्यूमन ब्रेन बनाने की प्रैक्टिस कर लो, बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट इज अवर रिफ्लेक्स आर्क। जब हमने आपसे डिस्कस किया था तो भी हमने बोला था कि ये जो रिफ्लेक्स आर्क है, ये जो सर्किट है रिफ्लेक्स एक्शन का, इसको आपको डिटेल में आपको ड्रॉ करना होगा और उसको लेबल भी करना होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, देख लीजिए। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपके माइंड में फिर से चीजें फिट हो जाए। और रिपीटिशन रिपीटिशन जितनी बार होता है उतनी बार चीजें बिल्कुल क्लियर होती जाती हैं। जितने टाइम्स आप रिपीट कर सकते हैं ना, उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं, फिर आपको कुछ करना ही नहीं है। बस एक ही चीज को रिपीट कीजिए, पर बार बार रिपीट कीजिए। बार बहुत सारी चीजों के पीछे नहीं भागना है। एक ही चीज को लीजिए लेकिन उसको इतनी बार रिपीट करिए कि फिर आपके माइंड से वो बिल्कुल नहीं निकले। ठीक है। तभी आप आंसर राइटिंग बेस्ट करेंगे, सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी, बेसिक बिल्कुल बूस्ट होगा। ठीक है। ये देखिए, ये जो हमने ये जो ड्रॉ करना है आपको, मैं एक बार अच्छे से फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है। ये हमारा स्टिमुलस है, ये कैक्टस का प्लांट है, ये स्टिमुलस है। आपको गलती से कांटा चुभ गया है ना, जो कहाँ पे चुभा, वो रिसेप्टर हमको बता दे रहा है कि भाई हमारे स्किन में लगा है। ये जो है हमारा सेंसरी न्यूरॉन, ये सेंसरी न्यूरॉन लेके जा रहा है सिग्नल हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन को भी इन्फॉर्म कर दे रहा है कि भाई ये घटना घट गई है बाहर। ठीक है। कांटा चुभ गया है रिसेप्टर को। ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड फिर उसके बाद उनको देता है अपना इंस्ट्रक्शन कि भाई ये जो मोटर न्यूरॉन है ये लेके जाता है एक्शन को, क्या उनको रिस्पॉन्स करता है, यहाँ तक क्या करना है उनको रिस्पॉन्स, ये मसल्स तक लेके जाता है। मसल्स को हम बोलते हैं इफेक्टर। फिर ये मसल्स जो है क्या करती हैं, अपने हैंड को ये जो है विड्रॉ कर लेती हैं पीछे। ठीक है। पीछे की तरफ विड्रॉ कर लेती हैं, इनको पता लग गया कि इनकी उंगली में कांटा चुभ गया है। ओके। ये हमारा जो है ये आर्क जो है, ये पाथ जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है, ड्रॉ करना है। और इसमें ये देखिए आपको फ्लो कैसे करना है। पहले स्टिमुलस दिखाना है, फिर रिसेप्टर, फिर सेंसरी न्यूरॉन, ये सेंसरी न्यूरॉन, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर। ठीक है। क्लियर हो चुका है बिल्कुल किसको हम क्या क्या बोल रहे हैं, स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन जो कि लेके जा रहा है इंफॉर्मेशन, फिर ये स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जा रहा है, फिर उसके बाद ये मोटर न्यूरॉन है। ठीक है। ये लेके जा रहे हैं सिग्नल को और इफेक्टर तक दे रहे हैं। इफेक्टर हमारा मसल्स है, अब वो रिस्पॉन्स करेगा। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा मेरी तरफ से। ठीक है। चलते हैं, अब हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है वो हमारे न्यूरॉन का है। हमने पहले भी बार बार आपको बताया है कि न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछता है। ठीक है। उसमें लेबल आपको क्या क्या करना है, एटलीस्ट ये तीन पार्ट तो वो बिल्कुल लेबल करने ही करने हैं। बाकी अगर एक्स्ट्रा आपको याद है तो वो और अच्छी बात है, आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन बट तीन चीजें आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। फर्स्ट इज अवर डेंड्राइट्स, ये जो डेंड्राइट्स है, और ये जो मिडिल पोर्शन है ये सेल बॉडी है। और ये जो आपको फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको एक्सॉन बोल रहे हैं। ठीक है। ये जो है ये एक्सॉन है। ठीक है। और ये नर्व एंडिंग है, ये माइलेनियन शीथ है जो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। और स्पीड को बढ़ाता है सिग्नल की, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो जाते हैं ट्रांसमिशन की स्पीड को बढ़ाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जो इंपॉर्टेंट है वो जियोट्रॉपिज्म का है। जियोट्रॉपिज्म आपको कैसे शो करना है, ये पिक्चर में आपको अच्छे से क्लियरली दिख रहा है। ठीक है। टू टाइप्स की जियोट्रॉपिज्म है। एक तो ग्रेविटी, ग्रेविटी होता है ना जियोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी की तरफ जब ग्रोथ होती है तो उसको हम जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। रूट जो है वो हमारा
पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म को शो करता है, और सूट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है ग्रेविटी के, तो वो निगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। इजी सिंपल डायग्राम है, आप ड्रॉ कर लेंगे इजीली। ठीक है, तो ये सारे जो हमारे डायग्राम थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। और फाइनल एग्जाम स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, लर्न करना है आपको क्या क्या, फोटोट्रॉपिज्म, रिफ्लेक्स आर्क, न्यूरॉन कंपल्सरी है बिल्कुल। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है नीट लेबलिंग की, बिल्कुल क्लियर लिखना है, ये नहीं कि आपने उल्टी सीधी स्पेलिंग लिख दी कुछ गलत सलत, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ओके, नीट और लेबलिंग करनी है, नीट एंड क्लीन डायग्राम भी बनाना है। वो तभी होगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर परफॉर्म करते जाएंगे। ठीक है, और पेंसिल यूज करना है, और प्रॉपर एरोज को शो करना है, डिनोट बिल्कुल प्रॉपरली करना है। ठीक है, सारी चीजें जब आप परफेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीजें आपकी क्या है, आंसर जो है वो एकदम एक नंबर होगा, एग्जाम में बिल्कुल हैप्पी हो जाएगा। ठीक है, सो आज जो हमने ये पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपसे डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, बिल्कुल एक एक पॉइंट को हमने आपसे डिटेल में डिस्कस किया है, सिंपल और इजी लैंग्वेज में। आपको आंसर राइटिंग की कुछ टिप्स भी थे इसमें, कि हाँ हाँ कहाँ कहाँ आपको डायग्राम ऐड करनी, कौन कौन से चैप्टर के इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, वो भी हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। क्या क्या लेबलिंग आपको करनी है वो भी डिटेल डिस्कस किया है। तो प्लीज अपनी प्रैक्टिस को बेटर बनाते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, और हाँ, जो पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी है वो सारी वीडियोस की जो है प्लेलिस्ट आपको आई बटन में दिख रही है, सो आप वहां से भी देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी चेकआउट करके वीडियोस वॉच कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।